हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका नीलेश क्लासेज यूट्यूब चैनल में। गाइज आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 वालों के लिए जो हम लोग केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था का लेक्चर पढ़े थे, उसका नेक्स्ट लेक्चर। और इस लेक्चर में हम कवर करेंगे संकुलन क्षमता। जी हाँ गाइज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है संकुलन क्षमता। इससे रिलेटेड आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और खासकर न्यूमेरिकल वाले। ठीक है, इसमें हम पैकिंग एफिशिएंसी यानी संकुलन क्षमता का हम लोग फार्मूला देखेंगे। उसके अलावा आंध्र एकक कोष्टिका एक होती है आपकी, आप पीछे जानते ही हो, आंध्र घनी एकक कोष्टिका। उसके लिए हम संकुलन क्षमता का परिकलन करेंगे यानी इसका डेरिवेशन भी करेंगे। जी हाँ गाइस, इसका डेरिवेशन आप लोग के बोर्ड एग्जाम 2019 में पूछा हुआ था। और इसके अलावा देखिए एससीसी यानी जो सिंपल कभी का आपकी सेल है आंध्र या सरल घनी एकक कोष्टिका, उसके अलावा बीसीसी और एफसीसी, इन दोनों को अभी डेरिवेशन आप लोग के एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है। लेकिन हम लोग इस वीडियो में केवल आंध्र एकक कोष्टिका का ही डेरिवेशन करेंगे। हालांकि बीसीसी और एफसीसी के लिए भी मैं बता दूंगा आपको, ठीक है, संकुलन क्षमताएं कितनी होती है। ठीक है, तो चलिए आपका टाइम वेस्ट न करते हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। और गाइज इन सारी चीज़ों का अगर आप नोट्स लेना चाहते हो तो हमारी एप्लीकेशन आप नीलेश क्लासेस गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे सारी चीज़ों का नोट्स मिल जाएगा। हालांकि नोट्स के लिए पेमेंट करना पड़ता है, मात्र 309 रुपये में 12 के आल सब्जेक्ट का नोट्स वहाँ पे मिल जाता है। और उसके अलावा अगर नोट्स भी नहीं लेना चाहते तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ आपको काफ़ी सारी स्टडी मटेरियल आपको पूरी की पूरी एनसीईआरटी का फ्री में सोल्यूशन मिल जाएगा। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आप लोग के लगभग 3 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी वहाँ मिल जाएगा, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। और नीलेश क्लासेस नाम से ही हम लोग का टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ आपको आप लोग के बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जो भी पीडीएफ होता है वो मिलता रहता है वहाँ पे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं संकुलन क्षमता। देखिए संकुलन क्षमता होता क्या है, थोड़ा इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। संकुलन क्षमता का मतलब देखिए अगर सिंपल मैं समझाऊँ, ठीक है, तो यहाँ मैं एक सादा यहाँ पे एक पेज लेता हूँ, देखिए, और यहाँ बताता हूँ। मान लीजिए यह एक कोई भी कण है या कोई भी एरिया है, ठीक है, और इस एरिया मान लीजिए किसी मतलब कोई और कण है जो इसका इतना भाग घेरा हुआ है, तो इस पूरे एरिया का मैं नाम अगर ए दूँ, पूरी जो एरिया है वो ए है, और ये छोटी सी एरिया जिसमें ये मतलब जिस बड़ी सी एरिया में ये छोटा सा एक कण रखा है उसको मैं बी दूं, ठीक है। तो अगर हम संकुलन क्षमता यानी पैकिंग एफिशिएंसी, इंग्लिश में इसको बोलते हैं संकुलन क्षमता को पैकिंग एफिशिएंसी, अगर बराबर मैं कैलकुलेट करूं तो क्या हो जाएगा आपका B/A हो जाएगा। यानी ए में, ठीक है, ए में ये जो बड़ा वाला चीज़ है उसमें कितने ये छोटे वाला चीज़ उपस्थित है और गुणे 100, यही होता है आपका पैकिंग एफिशिएंसी, संकुलन क्षमता। तो गाइस ये तो मैं आपको 60 तरीके से समझा दिया, इसको हम कैसे मतलब केमिस्ट्री भाषा में समझेंगे, चलिए उसको, ये तो आपकी ये तो सिंपल लैंग्वेज हो गई, चलिए इसको मैं यहाँ समझाता हूँ। जैसे सबसे पहले हम लोग संकुलन क्षमता के डिफिनीसन हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि क्रिस्टल जालक में प्रभावी कण, ठीक है, क्रिस्टल जालक में प्रभावी कण। देखिए प्रभावी कण के बारे में हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं, ये क्या होते हैं आप जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो आई होप आप लोग पीछे के वीडियो अच्छे से नहीं देखे होंगे, तो आप उनको देखिएगा, ठीक है, या चलिए अभी आपको पता भी चल जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्रिस्टल जालक में प्रभावी कण क्रिस्टल जालक के कुल आयतन का जितना भाग घेरते हैं उसे क्रिस्टल जालक की संकुलन क्षमता कहते हैं। तो देखिए संकुलन क्षमता की जो यहाँ पे डिफिनीशन है, ठीक है, वो यहाँ पे जो डिफिनीशन है संकुलन क्षमता की वो आपकी, ठीक है, क्रिस्टल जालक के आधार पर दिया गया। और क्रिस्टल जालक क्या होते हैं इसके भी बारे में हम जानते हैं, क्रिस्टल जालक, त्रिविम जालक, ये क्या होता है, ये सारी हम चीज़ें पीछे पढ़ चुके हैं। तो देखिए अगर ये हम एकक कोष्टिका के आधार पे, चूंकि अगर आपके एग्जाम में आए कि संकुलन क्षमता से आप क्या समझते हैं तो आप यही सेम टू सेम डिफिनीशन लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि यही मान्य है। अगर मैं बनाऊं डिफिनीशन एकक कोष्टिका के आधार पे संकुलन क्षमता की, तो ऐसे हम लोग हर जगह क्रिस्टल जालक की जगह एकक कोष्टिका बोल दें कि एकक कोष्टिका में प्रभावी कण एकक कोष्टिका के कुल आयतन का जितना भाग घेरते हैं उसे एकक कोष्टिका की संकुलन क्षमता कहते हैं। ये अगर हम लोग एकक कोष्टिका के आधार पर डिफिनीशन बोले तो हो सकता है। अब देखिए ये संकुलन क्षमता का आप यही डिफिनीशन याद कर लीजिए जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या नोट्स आप अगर बाई किए तो उसमें ये सारी चीज़ें एकदम अच्छे से लिखी गई हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं जैसे एक ये फिगर लिया हूँ, ठीक है, फिगर क्या है हम लोग की एससीसी है, सिंपल कबिक सेल है, आप यहाँ देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है सिंपल कबिक यूनिट सेल, ठीक है, वही आंध्र या सरल एकक कोष्टिका का ये एक फिगर है, आप जानते होंगे। देखिए आंध्र या सरल एकक कोष्टिका क्या होती है, जिसके मतलब सारे कोने पे एक एक अवयवी कण उपस्थित होते हैं। देखिए यहाँ ये घन टाइप की जो आकृति होती है, यहाँ देखिए प्रत्येक कोने पे, यानी यहाँ आपको 8 कोने मिलेंगे और 8 कोनों पे आपके एक एक अवयवी कण उपस्थित है।
क्लियर ये चीज़। तो देखिए हमने पीछे के लेक्चर में ये देखा था कि जो हम लोग की एकक कोष्टिका होती है उसमें तो बहुत सारे कण उपस्थित होते हैं, लेकिन उन सभी कणों का योगदान जो होता है उस एकक कोष्टिका में नहीं होता है। जी हाँ गाइज, अगर हम सिंपल कबिक सेल आंध्र एकक कोष्टिका की बात करें तो इसमें 8 कोण मतलब 8 ये कण है कोनों पे उपस्थित है, लेकिन इनका पूर्ण रूप से इसी एकक कोष्टिका में योगदान नहीं है। देखिए यहाँ से आप कुछ देखेंगे तो देखिए ये वाला भाग इधर बाहर की तरफ है, यानी दूसरी एकक कोष्टिका में बोल सकते हैं। ये वाला देखिए यहाँ इसका कुछ भाग बाहर है, यानी काफ़ी कम सभी कणों का भाग इस एकक कोष्टिका में होता है। तो अगर हम सारे कणों को ले और देखें कि कितना कण का भाग इस एकक कोष्टिका में होता है तो वो और उसको कैलकुलेट करें, पीछे हम ये चीज़ कर चुके हैं, तो वो 1 के बराबर आता है, यानी एक ही कण के बराबर इस एकक कोष्टिका में क्या होता है कि योगदान होता है, और सारा भाग दूसरी एकक कोष्टिका में इन कणों का होता है। क्लियर है। तो वही जितना योगदान होता है उसी को हम प्रभावी कण बोलते हैं और जिसको हम लोग Z से डिनोट करते हैं। आई होप यहाँ आप लोग मेरी बातों को समझ गए होंगे। देखिए तो पीछे की चीज़ है, आप लोग आई होप पीछे समझे होंगे अच्छे से। ठीक है, तो आपका रिवाइज भी हो गया। चलिए अब हम लोग इसी के आधार पर संकुलन क्षमता की फार्मूला निकालते हैं। ठीक है, देखिए कैसे, देखिए संकुलन क्षमता इक्वल टू प्रभावी कणों का आयतन। प्रभावी कणों का आयतन मतलब इस एकक कोष्टिका में कितने कणों का मतलब वास्तव में योगदान है, ठीक है, और बटा एकक कोष्टिका का आयतन, और इस पूरी एकक कोष्टिका का मतलब इस एकक कोष्टिका में कितने कण वास्तव में उपस्थित हैं उसका आयतन, और पूरी एकक कोष्टिका का आयतन का अनुपात और गुणे 100 वही बराबर होगा संकुलन क्षमता के। क्लियर है ये चीज़। जैसे वो आप लोगों ने देखा होगा, जैसे आप अपने एग्जाम के परसेंट निकालते हो कि आप लोग को 600 मार्क में से यार हमें 500 मार्क प्राप्त हुआ और गुणे 100 कर देते हो, सेम वहाँ भी यही चीज़ है, लेकिन यहाँ संकुलन क्षमता केमिस्ट्री की भाषा में निकाल जा रहा है पैकिंग एफिशिएंसी, यहाँ आप अपना परसेंटेज निकालते हो। तो आई होप ये संकुलन क्षमता इक्वल टू प्रभावी कणों का आयतन बटा एकक कोष्टिका आयतन गुणे 100 कैसे लिखा गया है आपको पता चल गया होगा अच्छे से। अब चलिए आगे हम देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिए थोड़ा, देखिए प्रभावी कणों का आयतन, तो प्रभावी कण का आयतन हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखा है कि प्रभावी कणों की संख्या गुणे एक कण का आयतन। ओके, ये भी ठीक है। प्रभावी कणों का आयतन के जगह पे हम प्रभावी कणों की कितनी संख्या है और एक कण का आयतन कितना है उसमें गुणा कर देंगे तो हमें पूरे के पूरे प्रभावी कणों का आयतन आ जाएगा। आई होप आप लोग यहाँ बात समझ रहे होंगे। अरे भाई यहाँ देखिए, अगर हम लोग के प्रभावी कण का आयतन निकालना है, बहुत सारे प्रभावी कण हैं मान लीजिए, तो मान लीजिए 5 प्रभावी कण हैं, 5 प्रभावी कण हैं और एक कण का आयतन मान लीजिए 3 या जो भी हो, तो इसमें आप 3 से गुणा कर देंगे तो इन सभी कणों का आयतन निकल कर आ जाएगा। तो ही प्रभावी कणों का आयतन की जगह पे प्रभावी कणों की संख्या गुणे एक कण का आयतन यहाँ पे कर दिया गया है। ठीक है, और बटा एकक कोष्टिका का आयतन, तो एक कोष्टिका आयतन उसी तरह यहाँ पे रख दिया गया, और गुणे ये 100 है तो 100, और पी दिया गया है। देखिए संकुलन क्षमता को हम लोग इंग्लिश में पैकिंग इफिशियंसी बोलते हैं। क्लियर है, क्या बोलते हैं, पैकिंग इफिशियंसी। तो वही यहाँ PE 60 में लिखा गया है। अब देखिए नीचे, अब देखिए PE इक्वल टू, अब देखिए प्रभावी कणों की संख्या को हम लोग Z से डिनोट करते हैं, जैसा कि यहाँ पे दर्शाया गया है Z। ये हम लोग पीछे देख चुके हैं। तो प्रभावी, और ये देखिए अलग अलग, जैसे सिंपल कबिक सेल आपकी जो SSCC होती है उसके लिए कुछ अलग, जो आपकी BCC होती है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल उसके लिए कुछ अलग, जो आपकी FCC होती है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल उसके लिए अलग, जो आपकी इंड सेंटर्ड यूनिट सेल यानी ECC होती है उसके लिए कुछ अलग। ये चीज़ें हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं और निकाल भी चुके हैं इसको कि कैसे होती है, ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो वही प्रभावी कणों की संख्या को यहाँ Z से डिनोट करेंगे, और एक कण का आयतन, एक कण का आयतन देखिए चूंकि ये गोलाकार अवयवी कण होते हैं। ठीक है, हम पीछे के लेक्चर में भी ये चीज़ें सब देख चुके हैं। तो देखिए एक कण का आयतन चूंकि गोलाकार है, ठीक है, यानी एक तरह से हम गोले का आयतन कह सकते हैं 4/3 पाई r3। क्लियर है ये चीज़। तो कणों की संख्या को Z से डिनोट, एक कण का आयतन 4/3 पाई r3 और बटा एकक कोष्टिका का आयतन। अब देखिए एकक कोष्टिका के आयतन का जगह पे यहाँ AQ लिखा गया, ऐसा क्यों, तो चलिए इन चीज़ों को मैं बताता हूँ और एक बार इसको भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए चूंकि इसमें जितनी भी हम रचनाएं या संरचनाएं हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, ये चूंकि ये सारी घनीय मतलब घन टाइप की हैं, और घन में जानते हो अगर इस भुजा को ले या इस भुजा को ले या इस भुजा किसी की भुजा को ले, सारी भुजाएं आपस में बराबर होती है। यानी मान लीजिए ये A है तो ये भी ये भी ये, और अगर इसको देखें तो ये भी ये, सारी मतलब सारी भुजाएं घन में आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, और घन का आयतन आपने पढ़ा होगा AQ यानी भुजा का Q होता है। तो वही हमने यहाँ पे A का Q लिख दिया, यानी AQ मतलब भुजा का वही Q। ठीक है, भुजा का घाते 3।
क्लियर है। और गुणे ये 100 है तो गुणे 100 हमने उसी तरह रख दिया। यानी ये आप लोग का पैकिंग इफिशियंसी, संकुलन क्षमता का आपका क्या निकल कर आ जाता है, फार्मूला निकल कर आ जाता है। आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पैकिंग इफिशियंसी PE इक्वल टू जेड गुणे 4/3 पाई RQ बटा AQ गुणे 100। क्लियर। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे हम लोग क्या देखेंगे कि आंध्र या सरल घनीय कोष्टिका के लिए हम संकुलन क्षमता का परिकलन करेंगे। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं, अच्छे से समझते हैं। इसका डेरिवेशन आप लोग के बोर्ड एग्जाम 2019 में आया था, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, चूंकि हमने अभी यहाँ सिंपल कबिक से लिए देखा, आप लोग नीचे देख सकते हैं। थोड़ा मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, ओके। आपने यहाँ सिंपल कबिक सेल देखा, इसके क्या है कि 8 कोणों पे एक अवयव कण उपस्थित है। तो देखिए, ये अवयव कण तो हम लोग के साथ में इस तरह छोटे छोटे दर्शा दिए गए हैं, लेकिन वास्तव में ये अवयव कण ऐसे नहीं होते। अगर मैं इन दो अवयव कणों की बात करूँ तो देखिए, कुछ ये इस प्रकार आपस में कुछ इस प्रकार अरेंज होते हैं, इस तरह सटे होते हैं, या इसको भी ले लिया जाए। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार, सारे कण कुछ इस प्रकार से होते हैं। ये बड़े बड़े आपस में इस तरह सटे होते हैं। क्लियर है, इस तरह सारे कण, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये दर्शाया गया है, और ये दो कणों को H और A कर हाईलाइट किया गया। इसी को लेकर हम क्या करेंगे, आंध्र घनीय सरल एकक कोष्ठीय के लिए संकुलन क्षमता का परिकलन करेंगे। तो चलिए इसको हम करते हैं। देखिए, अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो आप सीधे ये वाला एक फिगर बनाइएगा, उसके बाद सीधे ये वाला फिगर बनेगा। इस फिगर को मत बनाइएगा, ये तो मैंने दर्शाने के लिए आपको इसी तरह लगा दिया। ठीक है, तो चलिए अब देखिए, यहाँ मैं इन दो कणों को ले लिया हूँ। ठीक है, और ये कुछ इस प्रकार होंगे, ये इस प्रकार होंगे, और इनके जो बीच की ये दूरी होगी गाइज, आप जानते हो कि हमेशा क्या होती है, सबके बीच की दूरी आपस में बराबर होती है इसमें। तो इस दूरी को मैं मान लेता हूँ A। तो देखिए यहाँ तक की जो दूरी है मैंने A मान लिया है, और यहाँ पे ये एक गोला और ये एक गोला, दो गोले हो गए, और इसकी त्रिज्या मैं R यहाँ पे ले लिया हूँ, आप लोग देख सकते हैं, और इसकी त्रिज्या भी मैं R ले लिया हूँ। तो यहाँ हम क्या कह सकते हैं, यहाँ हम कह सकते हैं A इक्वल टू क्या है, 2R है। ये तो बोल सकते हैं ना, जो ये A है पूरा, वो किसके बराबर है, अरे ये यहाँ से यहाँ तक R, और ये यहाँ से यहाँ तक R, यानी R प्लस R यानी 2R के बराबर है A। ठीक है, और अगर इसके लिए हम Z देखें, Z की हम लोग मतलब देखें, तो चूंकि ये क्या है, आंध्र या सरल एकक कोष्ठिका है, और सरल एकक कोष्ठिका के लिए हम जानते हैं सब लोग, यानी जो SCC होती है आपकी, उसके लिए आंध्र एकक कोष्ठिका, यानी उसके लिए जो प्रभावी कण Z होता है, ठीक है, उसका मान 1 होता है। ये हम देख चुके हैं पीछे। क्लियर ये चीज़। और जो आपकी BCC होती है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, उसके लिए जो प्रभावी कण Z का मान होता है वो 2 होता है। और जो आप लोग का FCC होता है, ठीक है, यानी फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, उसके लिए प्रभावी कण Z का मान 4 होता है। ये हम लोग पीछे देख चुके हैं। क्लियर है आपको चीज़। तो देखो आप लोग, यहाँ हम क्या करेंगे कि Z के जगह ये हम लोगों ने निकाला, ठीक है, SCC के लिए जो Z बराबर, उसके लिए यहाँ हम लोग 1 रख देंगे। ठीक है, तो Z इक्वल टू यहाँ हम लोग 1 रख देंगे, और यहाँ लिख देंगे, यहाँ क्वेश्चन में आप लोग ये भी दर्शा दीजिएगा कि SCC यानी जो आंध्र घनीय एकक कोष्ठिका, सरल घनीय एकक कोष्ठिका, उसके लिए Z बराबर 1, ये क्वेश्चन में आप दर्शा भी दीजिएगा। ठीक है, Z यानी वही प्रभावी कण। क्लियर है ये चीज़। अब चलिए हम लोग नीचे चलते हैं और समझते हैं अच्छे से। ओके, इस चीज़ को मैं थोड़ा इरेज कर लेता हूँ, सॉरी, इरेज पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ से अब मैं PE निकालता हूँ, पैकिंग इफिशियंसी, PE इक्वल टू, अभी हम लोगों ने जो फार्मूला पीछे हमने देखा यह, ठीक है, कि PE इक्वल टू Z गुणे 4/3 पाई RQ AQ गुणे 100, इसी पे हम लोग निकालेंगे। ठीक है, इसी पे हम क्या निकालेंगे, पैकिंग इफिशियंसी आंध्र घनीय एकक कोष्ठिका के लिए, यानी SCC के लिए। और यह फार्मूला जो है आपका, मतलब आप चाहे BCC का निकालें या FCC का निकालें, किसी का भी निकालेंगे, सब में यूज होगा। तो सबसे पहले PE इक्वल टू हम लोग यहाँ लिख लेते हैं फार्मूला आपका है, हमने जो अभी निकाला वो Z गुणे 4/3, ठीक है, 4/3 पाई RQ और बटा ये 3 है। क्लियर है, और होल बटा में आपका हमने देखा AQ यानी वही भुजा का Q, और गुणे इधर हमने देखा 100। क्लियर ये चीज़। ये हम लोग संकुलन क्षमता की अभी पीछे हम लोगों ने देखा क्या फार्मूला, और इसको हमने निकाला। अब चलिए इस चीज़ को थोड़ा मैं ऊपर कर लेता हूँ, और उसके बाद हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। सारी चीज़ें जो दिया है, जो जिसका उसका मान हम उस जगह पे रख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, PE इक्वल टू, मैं फिर यहाँ पे देता हूँ, PE इक्वल टू, 1 मिनट यार, PE इक्वल टू
देखिए जेड के जगह पे 1 तो 1 मैं रख देता हूँ और गुणे ये 4/3 पाई आर क्यू है तो उसको उसी तरह मैं रहने देता हूँ 4/3 पाई आर क्यू और होल बटा में एक क्यू यानी भुजा का क्यू। और देखिए यहाँ एक जगह पे, यहाँ पे देखिए एक जगह पे क्या है 2r है, एक किसके बराबर है 2r के बराबर है। तो नीचे मैं यहाँ 2r लिख लेता हूँ, सॉरी 1 मिनट, 2r लिख लेता हूँ, थोड़ा ही रिस्पॉन्ड कर रहा है और ये इसका हम क्यू कर लेते हैं। क्लियर है ये चीज़। और गुणे 100 है यहाँ पे, तो हम लोग गुणे यहाँ पे 100 कर लेते हैं। क्लियर। अब देखिए इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, 1 मिनट। ओके, यहाँ पे आप लोग देखिएगा, ध्यान दीजिए, PE इक्वल टू, फिर मैं यहाँ लिख लेता हूँ PE इक्वल टू यानी पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पे 1 से इसमें गुणा करेंगे तो कोई अंतर नहीं होगा। और ये 4/3 पाई आर क्यू है, इसको हल करेंगे तो ये 3 नीचे आ जाएगा, यानी 4 और पाई आर क्यू ऊपर बचेगा और ये 3 यहाँ से नीचे आ जाएगा। और ये गुणे, ठीक है, गुणे ये 2r का क्यू है, इसको आप तोड़ेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना के 8 हो जाएगा और ये आपका r क्या हो जाएगा, आर क्यू हो जाएगा। क्लियर। और ये आर क्यू देखिए नीचे आर क्यू है और ये गुणे 100 है, तो गुणे 100 को मैं रख लेता हूँ। ऊपर ये आर क्यू और ये नीचे आर क्यू कट जाएगा। चलिए इसको मैं दूसरा कलर लेता हूँ और कट कर देता हूँ, 1 मिनट। ये आपका आर क्यू से हम लोग आर क्यू, चलिए काट देते हैं, आर क्यू से आर क्यू कट गया। अब आगे इसको हम लोग हल कर देते हैं। देखिए 4 और पाई यानी 4 गुणे, ठीक है, पाई का मान 3.14, तो मैं रख लेता हूँ 3.14 और बटा में थोड़ा मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ, 1 मिनट। ओके, थैंक यू। ओके, 4 गुणे 3.14 और बटा में 3 गुणे ये 8 और ये इधर गुणे 100 है यानी 100 है, तो गुणे 100 इक्वल टू, यहाँ PE लिखते जाइएगा, P.E मतलब पैकिंग एफिशिएंसी यानी संकुलन क्षमता इक्वल टू संकुलन क्षमता इक्वल टू। क्लियर। देखिए इस चीज़ को आप लोग हल करोगे तो आप लोग का लगभग 52.4% आएगा। जी हाँ गाइज, लगभग आप लोग निकालिएगा 52.4% आएगा। ये आप लोग इस चीज़ को कैलकुलेट करिएगा। तो ये पैकिंग एफिशिएंसी यानी संकुलन क्षमता होगी SSCC के लिए, आंध्र एकक कोष्ठिका के लिए। चलिए यहाँ पे मैं कैलकुलेटर भी इधर से कहीं से निकलता है, उसको मैं निकाल कर आपको दिखा देता हूँ। 1 मिनट, मिनी टूल्स में हम लोग का कैलकुलेटर कहाँ है भैया। ओके, शायद इसमें नहीं है, इसमें देख लेते हैं हम लोग। ओके, देखिए इसमें है कैलकुलेटर। ओके, यहाँ पे मैं निकाल लेता हूँ इसको, ठीक है। और यहाँ पे सारी चीज़ों का हम लोग गुणा कर लेते हैं। देखिए 4 गुणे 3.14 गुणे 100 ऊपर हमें करना है, ठीक है। तो मैं कर लेता हूँ 4 और गुणे यानी ये होता है गुणा का चिन्ह, 4 गुणे 3.14 और फिर मैं गुणे कर लेता हूँ, गुणे 100। ओके, इक्वल टू हम लोग का आएगा 1256। ओके, 1256 और इसमें अतिरिक्त 24 से हम लोग भाग दे देते हैं। भाग का इसमें चिन्ह कहाँ है यार, 1 मिनट। ओके, शायद ये स्लैश है, यही होगा, चेक कर लेते हैं हम लोग। और अतिरिक्त 24 इक्वल टू हम लोग, हाँ देखिए ये 52.3 ओके 52.3 होगा यहाँ पे, यानी वही 52.4 आप लोग की बुक में लिखा है, वही 52 आपका 3 या 4 आप लोग देख लीजिएगा। क्लियर है ये चीज़। तो आई होप यहाँ आप लोग की पैकिंग एफिशिएंसी जो आंध्र एकक कोष्ठिका है उसके लिए आपका क्लियर हो गया होगा। अब चलिए थोड़ा आगे हम लोग चलते हैं और यहाँ हम लोग आगे की चीज़ें बात करते हैं। देखिए आगे हम लोग का आप लोग के इसके बाद आप पढ़ेंगे तो BCC बॉडी सेंटर यूनिट सेल का आप लोग को आपकी बुक में मिलेगा डेरिवेशन। देखिए आपका इसका डेरिवेशन करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आप लोग अगर हम 2010 या जब से आप लोग का बोर्ड एग्जाम हो रहा है तब से समझिए कभी भी BCC के लिए मतलब डेरिवेशन नहीं पूछा है और न ही आप लोग का FCC के लिए पूछा है। भले आप लोग का SSCC के लिए पूछा हुआ है तो इसीलिए मैं SSCC का डेरिवेशन करा दिया। आप केवल इसके लिए याद कर लीजिए कि BCC के लिए कितना संकुलन क्षमता होता है। देखिए अगर मैं बात करूँ BCC, सबसे पहले तीनों का मैं सीरियल से लिख लेता हूँ। SSCC आपका ये BCC और FCC, इन तीनों के लिए संकुलन क्षमता मैं लिख लेता हूँ। इसका तो अभी हमने निकाला 52.3 या 52.4 भी कहीं कहीं लिखा होता है, तो आप देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और उसके बाद BCC हम देख लेते हैं। BCC के लिए आप लोग निकालेंगे तो वो आएगा लगभग 74%। और फिर आप BCC के लिए नहीं, BCC के लिए आप लोग का होता है 68%। क्लियर है।
और आप लोग का जो BCC होता है, BCC के बाद जो FCC होती है उसके लिए होता है आप लोग का 74%। तो ये रेशियो आप लोग याद कर लीजिएगा संकुलन क्षमता की। SCC के लिए 52.3 या 52.4, ठीक है। और BCC जो होती है उसके लिए लगभग 68%, और लगभग नहीं पूरा 68%, और FCC के लिए आपका 74%। बस ये इतनी चीज़ें याद रखिएगा और इसका डेरिवेशन आप लोग बस क्लियर रखिएगा, इसमें से और ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। अब चलिए हम लोग एक और चीज़ पढ़ लेते हैं, थोड़ा संकुलन क्षमता का घनत्व के बारे में। इसका भी मतलब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल काफ़ी बनता है। तो देखिए आप जानते हैं घनत्व को हम D से प्रदर्शित करते हैं। घनत्व D यानी ये होता है द्रव्यमान यानी मास बटा आयतन, यानी D इक्वल टू M बटा V। आप लोग जानते हो घनत्व इक्वल टू द्रव्यमान बटा आयतन। तो उसी तरह एकक कोष्टिका का घनत्व बराबर एकक कोष्टिका का घनत्व इक्वल टू, हम देख लेते हैं एकक कोष्टिका घनत्व क्या होगा। एकक कोष्टिका का द्रव्यमान मैं यहाँ लिख लेता हूँ, एकक कोष्टिका का द्रव्यमान और बटा में एकक कोष्टिका का आयतन, एकक कोष्टिका का आयतन। तो देखिए एकक कोष्टिका का जो द्रव्यमान होगा वो प्रभावी कण, और जो एक कण का इधर आपका क्या होगा कि M यानी एक कण का आपका द्रव्यमान और बटा Na मतलब अवगाद्रो संख्या। क्लियर है। इस तरह इसको मैं लिख लेता हूँ Na इस तरह, और गुणे नीचे यह का है उसका आयतन, क्या एकक कोष्टिका का आयतन। और एकक कोष्टिका आयतन किसके बराबर होता है, यानी वो घनीय होती है तो घन का आयतन AQ के। यानी फाइनली आप लोग का यही आप लोग फार्मूला आप लोग का आ जाएगा, ठीक है। देखिए इसका आप डिलाइव भी इसको आप लोग कर सकते हैं, लेकिन मैं डिलाइव नहीं किया। आप केवल सीधे सीधे याद रखिए कि एकक कोष्टिका का जो घनत्व होता है D वो इक्वल टू होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एकक कोष्टिका का जो घनत्व होता है D वो बराबर होता है Z इंटू M, यानी ZM बटा में AQ इंटू Na के बराबर। ये बस आप लोग याद रखिए, जहाँ Z आपका क्या है प्रभावी कण है, M क्या है एक मतलब उसका द्रव्यमान है, और AQ क्या है उसका आयतन है एकक कोष्टिका का, और जहाँ A भुजा है और Na क्या है अवगाद्रो संख्या है। बस D इक्वल टू ZM बटा AQ इंटू Na होता है, यानी एकक कोष्टिका घनत्व का फार्मूला। ठीक है। तो आई होप आप लोग को यहाँ तक जो मैंने चीज़ें बताई अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बस इस लेक्चर में यहीं तक हम रहने देते हैं। आगे हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे ठोसों में अपूर्णता यानी दोष, लाइक जैसे आपका बिंदु दोष होता है, रेखीय दोष होता है, उनके बारे में स्टोइकियोमेट्री, नॉन स्टोइकियोमेट्री और उसके प्रकारों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जो स्टोइकियोमेट्री दोष होता है, नॉन स्टोइकियोमेट्री या फिर अशुद्धता दोष, डिटेल में पढ़ेंगे अगले वीडियो में। रहने देते हैं इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।